हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के मैथ का सभी लोगों का अच्छा हुआ होगा। और पेपर मॉडरेट था, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत इजी था और बहुत टफ था, लेकिन ये है कि हाँ मॉडरेट था। उन बच्चों के लिए तो इजी हो सकता है जो बच्चों ने सही अच्छी पूरी फुल तैयारी की रही होगी, लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम बच्चों के लिए और कमज़ोर बच्चों के लिए थोड़ा सा पेपर था कि हाँ लेंदी टाइप का कैलकुलेटिव था। और चलिए हम अभी पेपर का जो है आंसर चेक करेंगे। और हमने जो पेपर लिया है वो है सेट 3 है और कोड जिसका है 330 यानी 30/1/3। ठीक है, सेट 3 का पेपर है। और चलिए हम लोग इसके आंसर चेक करेंगे सबसे पहले आज, और इसका डिटेल सोल्यूशन हम बाद में देंगे। आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और डिटेल सोल्यूशन के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो भी अवेलेबल होता रहे। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसके आंसर को। बाकी डिटेल तो आप लोग सब पढ़े ही हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर पर आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है यानी कि 1 से 20 तक तो एमसीक्यू है, तो हम सिर्फ आंसर आपको बताते चलेंगे, बाकी बाद में डिटेल सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहले का आंसर है वो क्या है, जो आपका क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज टेकन पाई इक्वल टू इतना। तो इसका आंसर बी होगा 3, समझ रहे ना। तो जिसका आंसर 3 आया होगा उसका सही है। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मॉडल क्लास निकालनी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले इसको आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिए होते, उसके बाद किए होते मॉडल क्लास के लिए। तो आपका क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 30 to 40। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें द एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 मीटर एंड बेस रेडियस 0.7 मीटर, ये जो दिया गया है तो हाइट का मतलब ये लेंथ है और इसको 2πr निकाल लिए होते, 0.7r जो दिया गया है उससे 2πr निकाल लेते, जितना आता उसको मल्टीप्लाई किए होते, तब आपका आंसर आता। आंसर फर्स्ट होगा ए 10.56। ठीक है ना। और नेक्स्ट है फोर्थ का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,2√5 एंड -2√5,0। इसका जो आंसर है तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाए होते 2√10। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² - x - 1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 5/4। ठीक है ना। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा देते, बहुत इजी था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी थे दोनों। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 = 0 हैज रेशनल रूट्स इज। तो ध्यान दो, यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा। इसको जब आप सॉल्व करते, इसका रेशनल रूट्स का मतलब b² - 4ac की वैल्यू निकालते, तो जो रेशनल वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहा है तो वैसे +-2 आता, लीस्ट वैल्यू क्या आता, +-2 आता। लेकिन आपसे लीस्ट पॉजिटिव पूछा है इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ लोगों ने गलत किया है, तो ध्यान दो इसका आंसर 2 होगा। अगर ये लीस्ट ना पूछा होता, सिर्फ रूट्स पूछा होता तो ये 2 सही था, a + - c सही होता, लेकिन यहाँ पर आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसको जो है चैनल को शेयर करते जाइए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और ये सेट 3 का मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकी सेट 1, 2 जो भी और हैं वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, बाकी है मेथड यही सब में। तो आप सब में इधर उधर क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, आप बाद में मिला लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक के मिला लीजिएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बता दे रहा हूँ आपको सारे। अभी ये 7 है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया था, इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत ईजी टाइप का था। 3/4 tan² 30 - sec² 45 + sin² 60। तो इसका जो आंसर है वो आंसर फर्स्ट है। ठीक है, ये हिंदी की तरफ है, इंग्लिश की तरफ भी हम कर लिख के देख लेते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा -1। ठीक है, फिर अगला जो 8th है, कंसेप्ट्स पर आया था क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल था। द ग्राफ ऑफ y = px इज गिवन इन द
ज्वाइनिंग फिगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर। तो वैसे तो नंबर ऑफ जीरोज पूछता तो नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 होता, तो अभी इसके पॉलिनोमियल के जीरोज पूछ रहा है कि जीरोज क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया गया है ये, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो इसका जीरोज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू -5, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 7, तो इसका जो आंसर होगा वो -5,0,7, ठीक है ना, सी। ठीक बेटा, इसको शेयर करते जाना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर मिल जाए। और तो अगले हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों का हमें लगता है बच्चों ने फ़ोन किया था, इसका भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन इजी था, लेकिन कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। बेटा, जब इसमें आप इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन लगाते, जैसे k/6 1/2 और 2/3 इक्वल करते ना, मेनी सोल्यूशन इनफाइनाइट का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन यहाँ देखो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ऑलरेडी दिख रहा है, तो a1/a2 अगर निकालोगे भी तो k इक्वल टू 3 भी आएगा और k इक्वल टू 4, उन दोनों वैल्यू से। लेकिन वैल्यू को रखने के बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना। तो जो लोग बी लगाए हैं उनका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ p-1 p प्लस क्यू 2p आर ए पी। ये मैंने बताया था आपको कि इफ़ ए बी सी, अभी मैंने जो लास्ट में 3 लेक्चर दिया था, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आए हैं बेटा, लेकिन आप लोग उसको देखे तो है नहीं, कुछ लोग सोचे कि क्या मतलब सर जो बता रहे हैं पता नहीं क्या है। खैर चलिए, जो लेख कर लिए हैं। तो अगर मैंने ये बताया था कि ए बी सी 3 नंबर जो है ए पी में हो, तो 2b इक्वल टू होता है a प्लस सी, या d1 और d2 इक्वल टू कर दो, d1 की वैल्यू निकालो, d2 निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, तब भी आ जाता। तो इसकी जो वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर 10 की, वो 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना, इसका आंसर 0 होगा। तो 11 क्या है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना। ये तो एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार उस पे सेक्शन फार्मूले वाली एक्सरसाइज में है, दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर लिए होते k⁻1 मान करके, और सिंप्लीफाई कर लेते, तो इसका आंसर आता 2⁻1, ठीक है। क्या आता, 2⁻1। तो बेटा मैं आप बाद में वीडियो को रोक करके चेक कर लेना, मैं अभी जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन है जो अगला 12 है, 12 नंबर का आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाई Q, रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो आपको पता है कि अगर कोई इवेंट E हो और उसके नॉट प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी P0 हो, तो आपको मैंने बताया था कि P इवेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस P0। तो दोनों को ट्रांसफ़र करोगे तो P प्लस Q इक्वल टू 1 आएगा बेटा, क्योंकि P जो है होने के लिए है और Q ना होने के लिए है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। टोटल 100% होता है, जैसे अगर 10% चांस है कि फेल होने का, तो 90% चांस है पास होने का, और दोनों को जोड़ोगे तो 100% आएगा, तो P प्लस Q इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और 13 है, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हैरिंग विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी 0.08 टू इतना टिकट सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स सी बॉट्स। तो ये कितने टिकट्स हो गए, तो बहुत सिंपल सा था कि x टिकट जो है मान लेते तो x/6000 इक्वल टू 0.08 करके सिंप्लीफाई करते, तो x की वैल्यू जो आती है वो 480 आती है। क्या आती है बेटा, 480, ठीक है। तो 13 वाले का आंसर 480 होगा, गर्ल कैलकुलेट्स वाला जो, ठीक। तो इसके बाद है ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इस सेट नंबर 3 का मैं बता रहा हूँ बेटा, सेट नंबर 3 में, बाकी सेटों में जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप ढूंढ के कर लीजिएगा। ये है सर्किल से आया था, सर्किल चैप्टर से लिखा है PQ इज द टेंजेंट सर्किल इनक्लोज्ड O, एंगल AOB इज 95 डिग्री, देन एंगल ABQ। मैंने आपको जब टेंजेंट बता रहा तो मैंने ये थ्योरम बताई थी बेटा कि किसी कार्ड के द्वारा और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट में सर्किल में बने एंगल के बराबर होता है। तो एक काम किए होते आप, इसको यहाँ से रिमेनिंग पार्ट में ज्वाइन कर लिए होते, जिसका भी पेपर है उन्होंने ऐसे ही किया था। तो बात ये होती है कि जब आप सुनोगे सही तभी करोगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल है, तो ये 95 है, उसका हाफ हो जाएगा, तो वही एंगल यहाँ भी आएगा, तो सीधा 95/2 कर दिए होते, आपका आंसर आ जाता। तो ये आएगा 47.5, ठीक है। अभी ये 15 का क्या है कि इफ़ 2 tan A इक्वल टू 3
देन वैल्यू ऑफ 4 साइन ए 3 कॉस ए, 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। tan ए इक्वल टू, ये तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब उसमें एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। तो tan ए इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और tan ए होता है साइन अपान कॉस, तो साइन इक्वल टू 3 है, कॉस इक्वल टू 2 है। क्योंकि रेशियो में दिया है इसलिए यक्स में लेट करो या ना करो, के में डायरेक्ट रख दो। साइन इक्वल टू 3 रख दिए होते और कॉस इक्वल टू 2 रख देते तो डायरेक्ट आ जाता। 4 3 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 12 6 18 और 4 3 12, 12 में से 6 गए 6, तो इसका आंसर जो आता वो 3 आया, ठीक है ना। 6 3 जा 18, ये आएगा 6। तो ये तो आसान ही था, ये तो कर ही लिए होंगे खैर फिलहाल आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट एवरी 5th पर्सन हैज़ अ व्हीकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन नॉट हैविंग अ व्हीकल। ये देखो बहुत मतलब कंसेप्चुअल, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन बेटा कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट पढ़ो, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से आता है अभी क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी कह रहा है कि 5 में से एक आदमी जो है वो व्हीकल को मतलब प्राइज व्हीकल सर्वे में फाउंड एवरी 5th पर्सन हैव अ व्हीकल, मतलब 5 में से एक आदमी जो है उसके पास व्हीकल है। तो कितने लोगों के पास व्हीकल नहीं होगा, तो 1 - 1/5 कर लो तो कितना आ जाएगा 4/5। इसकी क्या आएगा आंसर बेटा 4/5 आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 16, तो हम 17 पर आ जाते हैं डायरेक्ट। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। अब एक चीज़ ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लास 9th के लेवल का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन फिर भी 10th में आया है। आपको बताया गया था बहुत पहले ही कि किसी भी डाटा में अगर कोई चीज़ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उसके डाटा में उतना ही, उसके मीन में उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा था 3 जो है इंक्रीज कर रहे हो तो उसके जो एवरेज होगा उसमें 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर लिए होते आप, 3 नंबर ले लिए होते और 3 का निकाल के एवरेज उसमें 3 बढ़ा के जोड़ के फिर निकालते, आपको पता चल जाता। तो इंक्रीज बाई 3, ठीक है ना, 3 की वृद्धि होगी। चलिए 18 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 दिस एंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये आप सोचिए, पहली बात तो ये सिंपल सा था कि आप इनमें से कोई जीरोज ले लो और इसमें से किसी में रख के चेक कर लो, जिसमें रखने से इक्वल टू 0 आ जाएगा वही आंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसके जीरोज फाइंड भी तो कर सकते हो तुम, इसको इक्वल टू 0 ले लो, देख लो फाइंड करके, यही 0 आ जाएगा जिसका वही आंसर होगा। तो अभी इसको अगर चेक करो तो इसमें देखो ये वाले में रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -3/2 रख रहे हो तो 4/9 आएगा, 9 9 कट जाएगा, -4 0 हो गया। तो यही आपका क्या होगा, डी आंसर होगा इसका 18 का, ठीक है। चलिए अभी ये आगे जो क्वेश्चंस हैं एसरेशन रीजनिंग में, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत उसके मतलब कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। तो क्या कह रहा है देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर, और ये डायग्राम दिया है, इसका कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। बेटा इसका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC की वैल्यू √13 आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर आएगा 2 + 5 यानी 5 + √13, और 5 + √13 रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला तो गलत हुआ, पहला इनकरेक्ट है, ठीक है ना, फॉल्स लिखा जाएगा। दूसरा कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये सही है, क्योंकि ये स्क्वायर कह रहा है, तो किसी भी रूट की संख्या का स्क्वायर करोगे तो बेटा वो नंबर होल में बदल जाएगा। जैसे √13 है, इसका स्क्वायर करोगे 13 आएगा। तो किसी भी 2 स्क्वायर के नंबर का हमेशा सम जो होता है वो क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा, पहला A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। तो 19 का D सही होगा, 19 का कौन सा सही होगा, D सही होगा, ठीक है। 20 में आ जाइए। 20 देखिए, .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस विद द लाइन 2x + 3y = 4। तो बेटा ये तो रख के चेक कर लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन 02 को पास करोगे ये 0 आएगा, 2 2 4, तो सही तो आ रहा है, तो लाई कर रहा है। और ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि 0x 0 है, तो पहला तो सही है इसका। अब दूसरा देख लो, द डिस्टेंस ऑफ .02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। तो दूसरा क्या होगा, ये दूसरा भी सही है, ध्यान दो, दूसरा भी सही है। द डिस्टेंस ऑफ .02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स, तो सही है। 02 जो है x एक्सिस पर, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ 02 है मान लो,
ये क्या है 0 2 है। अब ये x एक्सिस है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट ही तो है, तो सही तो लिखा है ये। तो इसलिए देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, असरेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये कुछ इंटरसेक्शन और उसकी बात कर रहा है कंसेप्ट की। तो ये इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, इसका बी ऑप्शन। बोथ असरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन ए। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो है 20 क्वेश्चन का आंसर है। और इससे और बाकी हमारे पास सेट नहीं है, अगर और किसी सेट में दूसरा कोई क्वेश्चन आया तो उसका भी आंसर हम बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। और आपका जिन लोगों का मतलब 20 में 20 सही है बेटा, वो मेरे पास ज़रूर मैसेज करेंगे। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, नंबर आपको पता है 9140539200। तो व्हाट्सएप पे ज़रूर करिएगा कि 20 में कितना आपका MCQ सही है। खास करके वो लोग करेंगे जिनका 18 19 20 मतलब जिनका लास्ट 18 तक सही है, 15 प्लस वाले बच्चे हमारे पर व्हाट्सएप कर देंगे विद नेम। ठीक है ना, कि 15 प्लस कितने लोगों का सही है इसमें से। ठीक, चलिए हम बाकी के और कुछ आंसर जो जल्दी में सॉल्व कर पाए हैं उसके कुछ आंसर हम बता देते हैं। आप लोगों ने निकाला होगा तो आप चेक कर लो, कुछ हम डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का भी, लेकिन डिटेल सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, मैं डिटेल सोल्यूशन बाद में दूंगा। तो इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट। तो बेटा बहुत ये तो आपको कराया गया था क्लास में, नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू ये क्या करते हैं, साइन स्क्वायर इधर करते 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तो कराया हूँ बोर्ड पर भी बेटा, याद हो लास्ट टाइम। तो ये कास स्क्वायर आएगा, साइन थीटा कास स्क्वायर, यहाँ कास स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा और कास की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसमें तो ये वैल्यू डायरेक्ट टेन थीटा की रख दो। यहाँ से देखो ये बहुत आसान था, यहाँ से डायरेक्टली आप टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में बदल देते। ठीक है, या फिर इसी को कोसेक और सेक को बदलते। तो यहाँ टेन थीटा को आपको कुछ करना नहीं था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते, उसके बाद उसको सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा कर लेते, और उसके बाद फिर रेशियो लेके वैल्यू रख देते, सिंप्लीफाई करते आ जाता। ये तो प्रूफ का था, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई इतना, लीविंग रिमाइंडर इतना इतना। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बेटा 14 आएगा। इसमें से इसको घटा देते, 85 से 1 घटाते और 72 से 2, और उसके बाद HCF ले लेते, बस आपका आंसर आता 72। 84 और 70 का HCF लेते तो 14 आता, क्योंकि 14 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें जो है 1 रिमाइंडर बनेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो 22 का है वो आएगा आपका 14 आंसर। अगला 23 है, अब बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो बॉल 1 बॉल ड्रा रैंडम बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रा। ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर तो बहुत, इसमें किसी कटना नहीं चाहिए था। टोटल बॉल लिख देते, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है, तो इसमें लिखना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो 4 अपॉन 4 3 7 2 9, तो 4/9 ये आता। ठीक है ना, तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल जो होगा वो 2/9 होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये है आपका 24। इसमें आपको सिमिलरिटी रूल ऑफ सिमिलरिटी का ये था, सिमिलरिटी रूल से सॉल्व होता, सीधा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था आपको। देखिए ये 2:1 में दिया गया है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो जाते हो, सिमिलरिटी लगाते, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर आएगी बेटा। ठीक है ना, ओके। चलिए 25 पे आ जाइए, लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 एंड y इन ग्राफ के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन है। देखो आप एक ग्राफ बना दिए होते ऐसे, ठीक है, अभी आप ग्राफ बनाते तो ये जैसे मैं यहाँ पर इधर एक ये बनाया हूँ, देखो ये बना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अभी आपको लाइन बनाना है x = 3, x = 3 पर जो है x = 3 कहाँ लाइन जाएगी, इस पर आएगी, और y = -4 इस पर आएगी। तो यही ग्राफ बना के और यही दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसी को दिखा देते 3, -4। तो इसका ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाता सोल्यूशन। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकली मेथड फाइंड द वेदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। तो बेटा ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और ये जब इसका ग्राफ ड्रा करोगे, इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे तो x = 0 तो ये लाइन हो गई, और y = -7 ये लाइन होगी, तो ये पैरेलल लाइन होगी। ये दोनों क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तो नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, तो यहाँ लिखना चाहिए सिंस बोथ लाइन इज पैरेलल देयरफॉर दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
और क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, तो अगला क्वेश्चन है 26 सेक्शन सी। तो 26 में क्या है आपका है 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू। ये तो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या बुक का क्वेश्चन है, ये कराया गया है, आप बुक में देख लो, शायद ये बुक का क्वेश्चन है तो उसमें से आप देख लीजिएगा, प्रूफ करना है, उस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें ये फाइंड करना था उसका बी पार्ट आर करके जो दिया गया है, जिसमें रेडियस फाइंड करना है शायद, हाँ रेडियस, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये दोनों सेट में आया है पेपर में। तो इसकी रेडियस जो आएगी वो आपको क्या करना, कुछ नहीं था, यहाँ से आप 2 बार ये ज्वाइन कर देते और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते, ठीक है। ये दिया गया है ds दिया गया है, यहाँ से इसको फाइंड कर लिए होते, ठीक है ना। तो ये 3 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से ये इसकी जो आंसर आ रहा है मैं उसको बता दे रहा हूँ, r = 6 आएगा, यहाँ r = क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर आपको ये प्रूव करना था, तो ये तो प्रूव करने वाला है, इसको तो आप करेंगे। फिर 27 प्रूफ है, ये साइन की पावर 6 थीटा कॉस्ट पावर 6 थीटा, ये तो प्रूफ का है। 28 है, आर रूम इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द देम। आपको ये जो है एक्सक्यूज मी बेटा, हाँ तो ये हम बात कर रहे थे 28 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आर रूम इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड हेमिस्फीयर डोम, बेस ऑफ रेडियस हेमिस्फीयर ऑन हाफ द इतना। तो अगर इसको तुम सॉल्व करते तो इसका जो आंसर आएगा 28 का जो क्या फाइंड करना था, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ़ इट इज़ कंटेन इतना मीटर। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है आपको, टोटल हाइट पूछा है, ठीक है। तो टोटल हाइट के लिए आपको सिलेंडर की हाइट जितनी है उसके रेडियस की हाइट उसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से यही गलती करके आए होंगे बहुत सारे लोग कि सिलेंडर की हाइट निकाल करके उसकी हाइट, तो यहाँ जो ये कह रहा है कि द रूम फ्रॉम द सिलेंडर सरमाउंटेड हेमिस्फीयर डोम, तो टोटल हाइट, तो द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट मान लो यह चाहिए होगी, तो उसका 1/2, तो यानी कि अगर जो भी आएगा उसका 1/2 करके उसमें ऐड करना था। तो इसमें जो सिलेंडर की हाइट अगर तुम एच मानोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, बेस ऑफ रेडियस हेमिस्फीयर 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 1/h/2 हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस h/2 हो गई और सिलेंडर की हाइट h है, ठीक। अब आप यहाँ सिलेंडर की हाइट h निकाल करके तो उसके बाद क्या करोगे, h/2 करो, यानी कि अगर सिलेंडर की हाइट जो है वो 4 आएगी, सिलेंडर की हाइट 4 आई है और इसमें 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 का मतलब यानी 6, तो हाइट कितनी आएगी, ये 6 आएगी, ठीक है ना। हाइट आपकी जो होगी वो 6 होगी, तो इसका 28 का आंसर जो आ रहा होगा वो 6 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद इसका बी पार्ट आर करके जो है ये क्या था कि इम्पटी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, तो कोई एक ही करना था, हमें लगता है कि दोनों लगभग एक ही बैलेंस पे क्वेश्चन थे, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन दोनों में से। और 3 नंबर का क्वेश्चन जो था, तो एन इम्पटी कोन इज अ रेडियस 3 सेंटीमीटर हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम फिल द लोअर पार्ट ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है लोअर पार्ट ऑफ द कोन 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फाउंड द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की टोटल वॉल्यूम निकालना था, तो यहाँ नीचे क्या कह रहा है, इस कोन का 1/6 पार्ट में आइसक्रीम नहीं है, तो सीधा सीधा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का कितना पार्ट में आइसक्रीम है, तो 5/6 पार्ट में आइसक्रीम है, तो उसमें 5/6 मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था बस आपको, ठीक है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में 5/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देते बस जो आंसर आता। तो इसका आंसर जो है अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर पाई की वैल्यू रखते आप तो 15072 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है ना। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 15072 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसके बाद जो जनरल फार्मूला बनाते वो यही बनता 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 5/6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आंसर क्या है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसमें तो आपको वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल था, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड। बेटा इसको अगर तुम ग्राफ से बना लेते तो हमें लगता है जल्दी समझ जाते, वैसे लगाने में तुम्हें बहुत टाइम लगा होगा, और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, कंपलसरी में था इसका मतलब, जबकि ये क्वेश्चन ईजी नहीं था,
आप इसको ग्राफ से करते तो इजी होता। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0, -6 आएगा। या तो फिर एक ऑप्शन और था इसका, अगर किसी को डायरेक्ट शॉर्ट्स फार्मूला पता होता हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का क्या फार्मूला होता तब पता होता। कैसे आ जाता, क्योंकि मिड पॉइंट से यहाँ आ जाता, हाइट पता थी, ऊपर कोऑर्डिनेट जो लेट करते उससे और हाइट की डिस्टेंस लगा लेते, एक इक्वेशन वहाँ से आता और एक इक्वेशन इक्यू डिस्टेंस लगा के निकालते वहाँ से आता। तो यहाँ जो इसका आंसर आना चाहिए वो शायद यही आएगा 0, -6। ठीक है ना। तो चलिए, और ये देखिए, अगर आपने कल का लेक्चर यानी कि हमने जब पहला लेक्चर दिया था उसमें √5 प्रूव कराया था, आप जाके देखिए यूट्यूब पे पड़ा हुआ है लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, उसमें √5 आज भी प्रूफ है, जो जाते समय लास्ट टाइम ही मैंने उसको करवाया है। और ये देखिए 3 नंबर में आपका आया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर में क्या ये 5 मार्क्स में, बताइए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है। तो 5 मार्क्स का आपको लास्ट टाइम ही इंपॉर्टेंट में मैंने टिक कराया था और करवाया है बोर्ड में लास्ट टाइम। चलिए देखिए, ये है 31 है। जया स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर, हैड 4 मार्क्स बीइंग अवार्डेड बाय ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स वर डिडक्टेड ईच इनकरेक्ट आंसर। जया अगेन वुड हैव स्कोर 40 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चन वर थियर इन द टेस्ट। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स लगाते बहुत आसान होता। ठीक है, रॉन्ग जो राइट क्वेश्चन कर रहे हैं उसको x मान लेते और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुम y मान लेते। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन बना लेते। 3 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, 1 राइट के लिए तो x राइट है तो 3x हो जाता। 1 डिस्कनेक्ट हो रहा है यानी तुम एक लॉस कर रहे हो तो y माइनस कर देते और इक्वल टू 40 पहला इक्वेशन बनता। और दूसरे केस में 4 मार्क्स अवार्ड दे रहे हो राइट पर तो 4x हो जाता, और 2 मार्क्स डिटेक्ट कर रहे हो तो -2y हो जाता और इक्वल टू फिर 40 आता। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो तो जो टोटल तुमसे क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल करेक्ट प्लस जो इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों मिला के पूछा है तो टोटल आंसर आता आपका कितना, 40। ठीक है ना, तो टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 40 होगा और x y की वैल्यू आप डायरेक्ट अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो पूछा नहीं कि कितने करेक्ट और इनकरेक्ट है, टोटल x और y को जोड़ के निकाल लेते। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आ जाइए आप 5 मार्क्स पे। ये तो 3 मार्क्स का था, सॉरी ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में थे। तो अब हम 5 मार्क्स पे आ जाएंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, पहला अ कार्ड ऑफ सर्किल। ये इतना इजी क्वेश्चन आया था, बताइए इतना इजी आता नहीं है, ये तो बेसिक के लाइक का क्वेश्चन था। डायरेक्ट सेगमेंट की एरिया पूछ लिया है, मतलब सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सीधा उठा के दे दिया है। ये तो क्वेश्चन मतलब 5 नंबर समझिए कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। इतना इजी आना नहीं लेकिन फिर भी आया है, बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन आता है, फिर भी एडवांस में आया है। तो ये तो बहुत आसान था। इसका आंसर जो आ रहा है ये है कि इसका आंसर सही नहीं आ रहा है, आंसर होल में तो नहीं है। अगर आपको पता है तो ट्रायंगल की जैसे ये बनता है तो यहाँ से जो सेगमेंट की एरिया बनती है, इसकी एरिया का मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, 60 है तो 1/2 r² साइन थीटा लगा दिए होते तो इसकी एरिया आ जाती, और पाई थीटा अपान 360 पाई r² से टोटल में से सेक्टर में से ये घटा देते तो जो आंसर आता वो आपका √3 की वैल्यू जब रखोगे तब आएगा होल में, नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि क्या आ रहा है तो जो इसका 98 तो हमने इसका तुम्हें आल्सो ये फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की जो एरिया है वो है 98 पाई/3 -49 √3। अब उसमें से वैल्यू रख के बेटा सिंप्लीफाई कर लेना, वही आएगा। ठीक है ना, तो ट्रायंगल की एरिया जो है 49 √3 आई है, जो ट्रायंगल की एरिया है यहाँ पर वो 49 √3 है और 98 पाई/3 जो है उसकी हो जाएगी पूरे सेक्टर की एरिया, माइनस कर देना, जितना आएगा उसको टोटल पाई r² में से माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट की आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए इसको निकाल लीजिएगा। 33 के ए पार्ट, 33 का ए पार्ट भी ये भी बहुत ईजी था। अगर आपको देखें तो यहाँ ए और डी नहीं मालूम था, इस AP का A और D लेट कर लेते, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस D, और पहला इक्वेशन जो बनाते वो A + 10D अपान A + 16D = 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते और यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करते तो A और D में एक रिलेशन आता A = 8D। ठीक है, A = 8D बना के छोड़ दो। अब आप आ जाओ यहाँ पर आंसर पर, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म 21 टर्म ऑफ द सेम AP। तो अब 5th टर्म का रेशियो यानी कि A + 4D और 21 का मतलब A + 20D इक्वल टू
ए इक्वल टू जो आपने रिलेशन निकाला 8D, वहाँ ए की जगह पर 8D रख के सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रेशियो जो आएगा आपका वो आएगा 3:7, ठीक है ना। तो पहला आंसर जो आएगा 3:7 आएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द फर्स्ट 21 टर्म। तो ये सम भी निकालना था। तो 5 टर्म का सम S5 और 21 का टर्म S16, तो n/2 2a + n-1 इंटू डी लगाते, वहाँ से a की वैल्यू जो पहला इक्वेशन इक्वल टू 8D फंसा था वहाँ आया था, उसी को रख देते, ठीक है ना। तो उससे जो आंसर आएगा यानी 21 वाले का सम वाले जो आंसर आएगा वो 25/189, ठीक है, यही आ रहा है। और कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ, अगर हम जो हमने निकाला वो यही आ रहा है, अब आप निकाल लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही लगेगा, ठीक है ना। ओके, इसका आर पार्ट करके आया है, ये तो उसका एपी का ही क्वेश्चन ये भी था। और मैंने ये लास्ट जब अभी लेक्चर लिया था एपी चैप्टर का, तो मैंने ये क्वेश्चन टिक कराया था। आपके एनसीईआरटी बुक में है 17 या 19 क्वेश्चन है जिसमें लॉट के क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो इसका जो आएगा 25 टोटल 250 लॉग्स स्टॉक में है, ठीक है ना। और इसको सीरीज बना रहा है 22 लॉग्स 21, ये सब एक सीरीज बनेगी ईपी की। और वहाँ से जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे इसके आंसर का, तो मैं आपको बताऊँ इसमें 2 आंसर शायद पूछा है। कह रहा है कि इन द नेक्स्ट इन द सो ऑन, तो इन हाउ मेनी रोज आर इन द 250 लॉग्स प्लेस। तो कितने रोज बनेंगे यानी n फाइंड करना है। ध्यान दो, जब n तुम निकाल रहे होगे तो वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 20 और 25, लेकिन दोनों आंसर सही नहीं है। वहाँ से आपको 25 नहीं होगा, आपका n इक्वल टू 20 ही लिखना चाहिए था आंसर में, क्योंकि n इक्वल टू 25 पे जब तुम लॉट बनाओगे तो वो बनेगा ही नहीं पहली बात तो इसलिए n इक्वल टू 20 सही होगा। अब n इक्वल टू 20 जब आ गया तो वहाँ से आपसे पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रोज। तो टॉप रोज 20 होगी और 20 में जो टोटल लॉट्स होंगे वो कितने होंगे लॉग्स, 3 लॉग्स होंगे, ठीक है ना। 20 जब A20 निकाल लेना, A20 में 3 आएगा, ठीक। चलिए अभी हम आ जाए 34 पे। तो 34 में क्या करना था, ये तो आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन क्लास में हमने करवाया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर का बेटा। और लास्ट टाइम किसी बच्चे ने पूछा भी था जब प्रिपरेशन करा रहे थे लास्ट टाइम एकदम, और कल के उसमें मैंने टिक भी किया था ट्रायंगल चैप्टर में कि ये क्वेश्चन कर लेना, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। ये बोर्ड पे क्लास नोट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो चलिए अब इसके बी पार्ट पे आ जाएं। तो बी पार्ट का क्वेश्चन भी ये आपको कहीं नहीं कहीं मिला हुआ है। देखिए आपका ये भी बहुत इजी था, आप उससे ज़्यादा इजी तो हमें ये लग रहा है, इसका ए पार्ट से ज़्यादा बी पार्ट इजी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ दिया गया है आपको। कह रहा है एक इधर है, ये देखिए इंग्लिश में देखिए, ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, पी इज द पॉइंट ऑफ बी सी, दिस प्रोड्यूस इतना। तो पैरेललोग्राम है तो सीधा सीधा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना, ए से। और जब सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी रूल लगा दीजिए, तो डी पी अपॉन पी एल डी सी अपॉन बी एल तुरंत आ जाएगा। इसके बाद में अगेन आपको सिमिलरिटी देखिए, डी एल कहाँ पर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और डी पी छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना ये। और इसके बाद में ए एल ये बड़े वाले ट्रायंगल में, और डी सी ये वाले ट्रायंगल। तो अभी क्या करना था आप, तो बेटा इसमें हम डायरेक्ट इसका आंसर तो निकाल लोगे। तो इसमें जो डी पी और बी सी का आंसर आ रहा है वो 2:5 आएगा, ठीक है ना, इसको निकाल लेना, 2:5 आएगा। इसका जो 35 का आंसर आएगा, तो 35 में आंसर जो है आपका, जो इसकी दोनों के बीच की जो हाइट का मतलब डिफरेंस है वो आएगा 1270, ठीक है, दोनों प्लेन के बीच का डिफरेंस। इसका डायग्राम मैंने इधर बनाया, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट प्लेन ऊपर है, नीचे सेकंड प्लेन, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये आएगा 1270, ठीक है ना। और इसका जो ये वाली हाइट जो पहले प्लेन की डिस्टेंस होगी यल जो होगा 3460 होगा, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ शायद पूछा था, हाँ यही दोनों पूछा था। और इसके बाद में आ जाइए केस स्टडी पर डायरेक्ट हम लोग। तो बेटा केस स्टडी में स्टैटिक्स का क्वेश्चन आया है, तो इसमें लिखा है राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो होगा आपको वो 600 से 800 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो मीडियन जो हमने निकाला है वो आप भी निकाल लीजिएगा, 771.428 लगभग ये आया है। और इसका मीन रेनफॉल जो होगा वो 850 होगा, अगर आर वाला किए हैं आपने तो। और इसके बाद इसमें जो होगा वो 7 आएगा, सबको जोड़ लीजिएगा 1000 से ऊपर, तो 2 3 1 1, तो ये 7 आएगा इसका, ठीक है ना।
चलिए, और ये 37 में देखिए, तो बेटा 37 भी आपको सिमिलरिटी भी रूल बीपीटी थ्योरम लगाना था प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी थी, दोनों को मिक्स करके लगाते तो आसानी से हो जाता। जैसे इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ आएगी 75√3, ठीक है ना। और फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, तो ओ बी की जो लेंथ आएगी वो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, तो ए पी की लेंथ आएगी 75/2√3। और इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू की लेंथ आएगी 37.5, ठीक है। तो ये निकाल लीजिएगा, आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री भी लगाते और बीपीटी लगाते तो दोनों को मिला के मिक्स करके तो कैसे आंसर आता, ठीक। चलिए 38 पर हम लोग देख लेते हैं। तो 38 में जो है पहला क्या था, ये एक सिचुएशन दी गई है आपको, एक पार्क है, कोई मतलब क्या है, स्कूल है, कोई बुक सेलर बना रहा है और उसकी एरिया को बढ़ाना चाह रहा है x यूनिट, ठीक है। और पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 38 पे बात कर रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा पहला, राइट एंड अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग अबव इंफॉर्मेशन, तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा, आप इसको निकालेंगे तो 2 × 12 × 18 इक्वल टू 18 + x × 12 + x। क्योंकि ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि जो उसकी एरिया बढ़ानी है, जो x यूनिट यहाँ बढ़ा रहे हैं उसकी एरिया डबल करनी है, मतलब 2 टाइम्स करनी है ना। पहले एरिया इतनी थी, इसको 2 टाइम करके इतना बनाना है। तो इसलिए जो पहले एरिया आएगा उसमें हम 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो आएगा, तो जैसे उसको जब सिंप्लीफाई करोगे इस अलजेब्रिक इन्फॉर्मेशन को, तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा x² + 30x - 216, ठीक है। x² - 30 ये आएगा। तो पहले का आंसर जो होगा वो 2 × 12 × 18 इक्वल टू 18 + x × 12 + x। दूसरे को सिंप्लीफाई करके निकालोगे x² + 30x - 216। और तीसरा जो है, व्हाट शुड द न्यू डायमेंशन ऑफ द अलजेब्रिकली फोटोज, तो ये आएगा 24 × 18। x की वैल्यू 6 आएगा, x नॉट 36 होगा, तो x इक्वल टू 24 × 18 आएगा, ठीक है ना। और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन करके आर करके जो कह रहा है, इसको अगर किए हों तो कैन रेशनल वैल्यू x द न्यू एरिया ऑफ इक्वेशन इतना। तो जब आपने यहाँ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके रखोगे 18 + x और 12 + x इक्वल टू 220 और सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशनल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा d इक्वल टू √9060 और √2√229, जो कि नो रेशनल वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका रेशनल वैल्यू नहीं आएगा जिन्होंने किया हो, बाकी यही 3 करना था। तो इस तरीके से हमारे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट था और उन बच्चों के लिए तो सही था जो बच्चे पढ़े थे, बाकी ठीक है। और आपने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से पेपर आपने अच्छा किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी जो बच्चे 11th में मैथ पढ़ना चाहते हैं उनकी क्लास 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग वाकई सीरियस है, और आप लोग देखिए मैंने 3 लेक्चर लास्ट टाइम बनाया, उसको एक बार चाहिए फिर से देखिए, उसमें से आपको 60-80% कंसेप्ट पर वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया है और जो बुक में पढ़ाया है। तो चलिए, और बाकी अगर किसी क्वेश्चन को किसी पर डाउट है तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, सभी लोगों को मेरा नंबर मालूम है। तो सभी लोगों को एडवांस में आप लोगों को कांग्रेचुलेसन, आपका पेपर हो गया और आपका रिजल्ट अच्छा है और आगे फिर। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार जिसको जिस स्ट्रीम में जाना है आप अपना आगे स्टडी को कंटिन्यू करिए। और क्योंकि अब आगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं अभी, क्योंकि अभी 12th का बोर्ड आपको देना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो अभी आप हैं नहीं। आप ह्यूमनिटी ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, साइंस में मैथ और बायोलॉजी स्ट्रीम चलती है, और भी बहुत सारी अपनी इच्छा अनुसार जो भी जैसे सब्जेक्ट है उसको आप चूज करिए। तो चलिए, आप लोग को अगर कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो आप कांटेक्ट ज़रूर करिए, जो मेरा नंबर